हेलो क्लास। तो हम लोग बात कर रहे थे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब मैंने बताया था कि वहाँ पे जो डिजीज़ काज हुई है, डिजीज़ काज होने के दौरान वहाँ पे जो साइन एंड सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं पेशेंट के अंदर, उसी को क्या कहते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कहा जाता है। इसको कितने कैटेगरी में डिवाइड किया था, ये मेनली किस पे डिपेंड करता था, तो 3 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट था। पहला इम्यून स्टेटस ऑफ पेशेंट का जो इम्यून स्टेटस है वो कैसा है, उसकी इम्यूनिटी कैसी है। ऐसा तो नहीं अगर वहाँ पे इम्यून स्टेटस जो पेशेंट के शरीर के अंदर कह सकते हैं जो डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन्स एंटीबॉडी थे वो कितने प्रेजेंट हैं, उससे वहाँ पे डिपेंड करता था, उस पर डिपेंड करेगा। अगर इम्यूनिटी पेशेंट की स्ट्रांग है तो क्या होगी, वहाँ पे जो डिजीज़ काज होगी वो माइल्ड रहेगी, टॉक्सिन्स वहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, टॉक्सिन्स ज़्यादा वहाँ पे टॉक्सिसिटी काज नहीं कर पाएंगे, तो कॉम्प्लिकेशंस भी कम होंगी। अगर पेशेंट की इम्यूनिटी वहाँ पे पुअर है तो वहाँ पे सीवियर इन्फेक्शन के चांसेज वहाँ पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और वहाँ पे जो बैक्टीरिया है, कार्निबैक्टीरियम, ये क्या करेगा, सूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा करेगा, जिससे वहाँ पे जो सिस्टमिक टॉक्सिन्स होगा वो ब्लड में ज़्यादा से स्प्रेड हो पाएगा। और जो उससे क्या होगा, जो हमारे हार्ट से जो मेन आर्गन हैं, चाहे वो हार्ट हो, किडनी हो, नर्व्स हो, ये सारे डैमेज वहाँ पे हो जाते हैं। सेकेंड बात की थी वायलेंस ऑफ कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया स्ट्रेन। तो जो स्ट्रेन रहते हैं, जितने भी स्ट्रेन होते हैं, सभी स्ट्रेन में प्रोबेबिलिटी जो वायरुलेंट फैक्टर रहेंगे, वायरुलेंट की प्रॉपर्टी रहेगी वो डिफरेंट टाइप की रहती है, अलग अलग रहेगी, ठीक है। अगर वहाँ पे स्ट्रेन में बीटा फेज है, उससे क्या होगा, जो टॉक्सिन प्रेजेंट है तो वहाँ पे डिप्थीरिया टॉक्सिन्स क्या प्रोड्यूस करेगा, एक्जोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगा। तब वहाँ जो डिजीज़ काज होगी वो कैसी रहेगी, सीवियर डिजीज़ काज होगी, क्योंकि ये कैसा है, टॉक्सीजेनिक स्ट्रेन है, ठीक है। तो जो सीवियर डिजीज़ काज होगी और वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होंगी। अगर वहाँ पे नॉन टॉक्सीजेनिक स्ट्रेन है तो क्या होगा, वहाँ पे डिजीज़ बहुत ही सीवियर नहीं काज होगी, माइल्ड इन्फेक्शन होगा, और वहाँ पे मोस्टली यही स्किन, सुपरफिशियल स्किन रहता है, वहाँ पे डिजीज़ काज होती है, ठीक है। तो वहाँ पे सीवियर इन्फेक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट तीसरे बताए थे साइट ऑफ इन्फेक्शन। तो डिपेंड करता है कहाँ पे डिजीज़ काज हो रही है, ठीक है। तो डिजीज़ की सीवियरिटी किस पे डिपेंड करेगी, किस आर्गन को या कहाँ पे डिजीज़ काज हो रही है, उससे डिपेंड करता है। अगर फेरिंग्स में काज हो रही है तो केवल शॉर्ट थ्रोट इन्फेक्शन होगा जाके। अगर मान लिया ट्रैकिया में काज हो जाएगी तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। स्किन में होगा तो केवल क्रोनिक अल्सर की कंडीशन होगी। नोज में नोजल डिस्चार्ज हो सकता है। तो अलग अलग डिजीज़ हो सकती है, जहाँ अलग अलग साइट्स हो सकती हैं जहाँ पे इन्फेक्शन काज कर सकता है। अब आज हम बात करने वाले हैं इसमें रेस्पिरेटरी डिप्थीरिया के बारे में। तो रेस्पिरेटरी डिप्थीरिया, जिसका मोस्ट कॉमन फार्म ऑफ बैक्टीरिया कौन सा है, डिप्थीरिया के बारे में मैंने बताया भी था। जो इसमें सबसे मोस्ट कॉमन क्या है, कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया ही है, ठीक है। तो क्या होगा, डिप्थीरिया ये सबसे कॉमन फार्म इसकी रहती है बैक्टीरिया की। और ये इन्फेक्शन कहाँ काज करता है, तो जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वहाँ पे इन्फेक्शन काज करेगा, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 2 to 5 डेज। मतलब जो इन्फेक्शन काज हुआ है, इस इन्फेक्शन काज होने के बाद जब सिम्टम्स अपीयर होंगे तो उस टाइम को क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। जब इन्फेक्शन काज हुआ उसके बाद जब सिम्टम्स अपीयर हुए उसके टाइम ड्यूरेशन को क्या कहेंगे, वो इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ये कितना रहता है, 2 to 5 डेज रहता है। तो इस जो 2 to 5 डेज है, इस पीरियड में जो बैक्टीरिया रहेगा वो मल्टीप्लाई करेगा, टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करेगा, और वहाँ पे जो इसके बाद क्या होगा, वहाँ पे पेशेंट के अंदर सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। और जब तक वहाँ पे मल्टीप्लाई करता है, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, तब तक वहाँ पे सिम्टम्स अपीयर नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इनिशियल सिम्टम्स क्या क्या अपीयर होंगे, सॉर थ्रोट, माइल्ड फीवर लेस देन 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, मैलिस डिस्फेजिया हो गया, हेडेक हो गया। तो ये सारे इनिशियल सिम्टम्स रहते हैं, ठीक है। इनिशियल सिम्टम्स में सॉर थ्रोट की कंडीशन होगी, मतलब उसके क्या होगा, थ्रोट में इन्फेक्शन हो सकता है, पेन हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, या फिर वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। तो ये क्या होगा वहाँ पे, या फिर माइल्ड फीवर हो सकता है। तो फीवर में भी वहाँ पे क्या होगा, फीवर कितना होगा वहाँ पे 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम रहेगा, ठीक है। माइल्ड फीवर कह सकते हो वहाँ पे होगा, ठीक है। इसके अलावा मैलिस की कंडीशन, मतलब मैलिस में क्या होता है, वहाँ पे जो कह सकते हैं वीकनेस फील होती है और फटीग की कंडीशन डेवलप होती है, ठीक है। बॉडी में पेन होता है, ठीक है। तो ये मेनली होता क्या है, यहाँ पे जो टॉक्सिन्स होते हैं, टॉक्सिन्स के कारण ये सारे सिस्टमिक इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट है डिस्फेजिया की कंडीशन। अब जब वहाँ पे क्योंकि इसमें मोस्टली हमारा जो फेरिंग्स होता है वो अफेक्टेड होता है, तो डिस्फेजिया होगी क्योंकि वहाँ पे स्यूडो मेम्ब्रेन का फार्मेशन बैक्टीरिया कर लेता है और वहाँ पे इन्फ्लामेशन काज कर देगा। तो अगर कोई चीज़ हम खाते हैं या निगलते हैं तो उसकी वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम होने लगती है, वहाँ पे पेन होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। इसके अलावा हेडेक की कंडीशन हो सकती है। हेडेक में भी क्या होगा वहाँ पे क्योंकि जो हमारे बताए थे टॉक्सिन्स होते हैं वो ब्रेन में इन्फ्लामेशन काज कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ भी हेडेक भी हो सकता है। नेक्स्ट है फार्मेशन ऑफ थिक ग्रेइश ब्राउन स्यूडो मेम्ब्रेन ऑन पैलेट, टॉन्सिल्स, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। तो ये जो डिप्थीरिया होगा ये इसका मैंने बताया भी था क्या रहता है, हॉलमार्क साइन रहता है। ये क्या करेगा वहाँ पे स्यूडो मेम्ब्रेन का फार्मेशन करता है, क्योंकि जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होता है ये क्या करेगा हमारी एपिथेलियल सेल को डैमेज करेगा। तो जो डेड सेल हो गई प्लस जो WBC हो गई, RBCs हो गई, प्लेटलेट्स हो गई, ये सारी चीज़ें मिल के क्या बनाती हैं वहाँ पे स्यूडो मेम्ब्रेन का फार्मेशन करेंगे। ये थिक कह सकते हैं लेदरी स्किन का फार्मेशन करेंगी, जिसके कारण क्या होगा वहाँ पे एक स्यूडो मेम्ब्रेन का फार्मेशन होगा, ठीक है। ये लिविंग सेल से अटैच रहती है। तो इसमें यही सारी चीज़ें रहेंगी, जो एपिथेलियल सेल, डेड एपिथेलियल सेल हो गई, तुम्हारा RBC, WBC, ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट साइट ऑफ स्यूडो मेम्ब्रेन। साइट ऑफ स्यूडो मेम्ब्रेन क्या होगा वहाँ पे, तो कौन कौन सी रहती हैं तो मैंने बताया भी, तुम्हारा पैलेट हो गया, टॉन्सिल्स हो गए, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ये सारी चीज़ें रहेंगी। यहाँ पे मेनली मोस्टली क्या करेंगे स्यूडो मेम्ब्रेन का फार्मेशन करेंगे, ठीक है। अब मेनली जब ये वहाँ पे फार्मेशन करेंगे तो मैंने बताया भी था जब ये लेयर फार्मेशन करते हैं ये क्या होता है लिविंग सेल से जो रहती है, लिविंग टिश्यूज़ रहते हैं उनसे ये अटैच रहती है। जो उनसे अटैच रहेगी तो अगर उसको हम निकालेंगे तो उसकी वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है या फिर वहाँ के जो लिविंग टिश्यूज़ हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं। नेक्स्ट है मे स्प्रेड टू ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन और डिसअपनिया। तो मेनली ये क्या करेगा, ये जो मेम्ब्रेन होगी, जो स्यूडो मेम्ब्रेन का फार्मेशन होगी, फिर नीचे धीरे धीरे क्या होगी ट्रैकिया ब्रोंकाई तक एंटर कर जाएगी। जब वहाँ पे एंटर कर जाएगी तो जो एयरवे होगा वो क्या हो जाएगा, उसका ल्यूमेन नैरो हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मेम्ब्रेन का फार्मेशन हुआ जिसके कारण वहाँ पे नैरो हो जाएगी। वहाँ पे जो विंड पाइप है तुम्हारी ट्रैकिया है उसके बीच का स्पेस जो होता है वो नैरो हो जाएगा। अब जब स्पेस नैरो हो जाएगा वहाँ पे तुम्हारी ल्यूमेन नैरो हो जाएगा, कैविटी वो नैरो हो जाएगी, तो क्या होगा वहाँ पे डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग कर सकते हो, डिसएप्निया की कंडीशन डेवलप होगी, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, और तुम्हारा साइनोसिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है, या फिर वहाँ पे कह सकते हैं रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन हो जाएगी। तो ये बहुत सारी कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अदर लोकल साइंस, इसके अलावा कौन कौन से साइंस वहाँ पे अपीयर होते हैं, सिम्टम्स अपीयर होते हैं, तो मार्क्ड स्वेलिंग, एडिमा ऑफ टॉन्सिल्स, यूवुला, सब मैंडिबुलर एरिया, इंटीरियर नेक लीड्स टू बुल नेक अपीयरेंस। तो यहाँ पे मेनली जो टॉक्सिन्स होते हैं या फिर जो वो क्या करते हैं वहाँ पे इन्फ्लामेशन काज करते हैं, जिसके कारण वहाँ पे एडिमा की कंडीशन डेवलप होगी। एडिमा का मतलब क्या होगा, वहाँ पे स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग में वहाँ पे और कहाँ पे होगी, जो टॉन्सिल्स हो गए, तुम्हारा यूवुला हो गया, सबमैंडिबुलर रीजन हो गया, और जो नेक रीजन रहता है, ठीक, एंटीरियर नेक रीजन रहता है, तो यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। तो जो वो मेनली क्या रहता है, यहाँ पे जो लिम्फ नोड्स प्रेजेंट रहते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है, नेक रीजन में, तो उसकी वजह से वहाँ पे एक एडिमा लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे अपीयरेंस होता है, ठीक है। तो अब जब वहाँ पे एडिमा लाइक अपीयरेंस होगा तो क्या होगा, नेक में वहाँ पे स्वेलिंग दिखाई देगी, जिसकी वजह से उसको क्या कहा जाता है, बुल नेक अपीयरेंस कहते हैं, ठीक है। बुल नेक अपीयरेंस कहने का कारण क्या है कि वहाँ पे जो तुम्हारा नेक रीजन होगा वहाँ पे एक स्वेलिंग हो जाएगी, थिकनेस यहाँ पे अपीयरेंस होती है, और ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, बुल नेक अपीयरेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस वहाँ पे। अब बात करते हैं इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस मतलब मोस्ट कॉमन कंडीशन ये रहती है, अकर्स इन मोस्ट ऑफ केसेस। तो जो मायोकार्डाइटिस होती है, मेनली जो डिप्थीरिया टॉक्सिन्स होंगे ये क्या करेंगे, ब्लड के थ्रू हमारे हार्ट तक इंटर कर जाते हैं। हार्ट में जब जाएंगे तो वहाँ की जो कार्डियक मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल्स में जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है उसको ये क्या स्टॉप कर देंगे, ठीक है। जब प्रोटीन की सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी तो वहाँ पे मायोकार्डाइटिस जैसी कंडीशन डेवलप होगी, या कहो हमारे जो वाल्व होते हैं, हेवी वाल्व हो गए, उनको ब्लॉक कर दें, एरिथ्रीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी, ठीक है।
तो मोस्ट कॉमन यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन सही करता है, हार्ट की मसल्स को वहाँ पे डैमेज करेगा, जिससे वहाँ पे इन्फ्लामेशन काज करेगा। और मोस्ट ऑफ केसेज में क्या होता है, वहाँ पे डेथ भी हो जाती है। जब मायोकार्डाइटिस होती है उसके कारण क्या होगा, वहाँ पे पेशेंट की डेथ भी हो जाएगी। ठीक है। सेकेंड है न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस में क्या होगा, क्रेनियल नर्व्स पैरालिसिस। क्रेनियल नर्व्स पैरालिसिस में क्या होगा, मेनली क्या होता है, जो टॉक्सिन्स होते हैं हमारी क्रेनियल नर्व को डैमेज करेंगे। अब जब क्रेनियल नर्व डैमेज हो जाएंगी तो क्या होगी, वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। नेजल रेगुलेशन नहीं होगा, प्लेटलेट जो पैलेटल पैरालिसिस हो सकती है, या फिर डिस्फेजिया की कंडीशन बताई वो हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा नाजल रेगुलेशन हो सकता है। मेनली क्या होगा, जो सॉफ्ट पैलेट होगा उसमें पैरालिसिस होने पर क्या होगा, वहाँ पे जो हम कोई चीज़ खाएंगे या कोई चीज़ हम पिएंगे तो उसमें क्या होगा, वो फिर से वापस कहाँ पे आएगी, नेजल कैविटी के थ्रू वहाँ पे वापस आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीनेफ्राइटिस की। पॉलीन्यूराइटिस क्या होता है, पॉलीन्यूराइटिस वीकनेस ऑफ लिम्स रिवर्सिबल। तो मेनली होता क्या है, जो टॉक्सिन्स होते हैं जब हमारी पेरिफेरल नर्व्स को डैमेज कर देंगे तो उसकी वजह से वहाँ पे जो हमारे लिम्स होते हैं उसमें वीकनेस आ जाती है और वहाँ पे टेम्परेरी पैरालिसिस के भी चांसेस रहते हैं। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो रिफ्लेक्सेस होंगे वो कम हो जाएंगे, वहाँ पे रिफ्लेक्सेस नहीं होंगे। ठीक है। तो ये केसेस में होगा। ठीक है। लेकिन ये जो पॉलीन्यूराइटिस है, ये कंडीशन क्या होगी, वहाँ पे कह सकते हैं ये रिवर्सिबल रहती है। ठीक है। मेनली ये इसको क्या हो जाएगा, रिकवर कर सकते हैं। ठीक है। अगर ये डिजीज़ काज हुई, वहाँ पे वीकनेस हुआ है लिम्ब में या फिर मसल्स में वीकनेस हुआ है, ठीक है, तो उस कंडीशन में इसको हम क्या करेंगे, रिकवर कर लेंगे। अगर टेम्परेरी पैरालिसिस होगी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, टेम्परेरी पैरालिसिस कहते हैं। ठीक है। मतलब जो रिवर्सिबल होगी। तो इसी कारण से जो ये पॉलीन्यूराइटिस है, इसको हम और एक नाम से जानते हैं, रिवर्सिबल पॉलीन्यूराइटिस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें फिर से पेशेंट को रिकवर किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड नंबर, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन में ड्यू टू स्यूडो मेम्ब्रेन एक्सटेंशन, तो मैंने बताया था ये क्या करता है, हमारा जो लायरिंग्स है या ट्रैकिया है, अगर वहाँ पे स्यूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, वहाँ तक ये स्प्रेड हो जाएगा, तो उसकी वजह से वहाँ पे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो कैविटी होगी वो नैरो हो जाएगी, अब कह सकते हैं ऑलमोस्ट वो ब्लॉक हो जाएगी। तब क्या होगा, वहाँ पे सीवियर डिस्पनिया हो सकता है, या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन हो सकती है, सफोकेशन होने लगेगा, क्योंकि प्रॉपर वहाँ पे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगी, सांस लेने में परेशानी होगी, एयर लंग्स तक पहुँचेगी ही नहीं। ठीक है। इस कारण से, और जब लंग्स तक एयर नहीं पहुँचेगी तो क्या होगा, वहाँ पे ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाएगा। ऑक्सीजनेशन नहीं होगा तो साइनोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी, मतलब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी, और वहाँ पे पेशेंट की डेथ भी हो जाएगी। अगर प्रॉपर उसको मेंटेन नहीं किया गया, ऑब्स्ट्रक्शन को रिड्यूस नहीं किया गया, तो उस कंडीशन में वहाँ पे डेथ भी हो सकती है। ठीक है। तो ये था कह सकते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के अंदर। अब बात करते हैं क्यूटेनियस डिप्थीरिया। ठीक है। तो पहला हो गया रेस्पिरेटरी डिप्थीरिया। अब सेकेंड बात करते हैं हम लोग क्यूटेनियस डिप्थीरिया। ठीक है। क्यूटेनियस डिप्थीरिया क्या होता है, ठीक है। तो हाँ, अगर आप लोग BAMS या BHMS या BUMS किए हैं या फिर BNYS किया है, तो लीगल वे में आप प्राइमरी स्टेज में वहाँ पे एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैं आपको लीगल गवर्नमेंट कोर्स के बारे में बता रहा हूँ, जो कि CCH 1 साल का कोर्स है, और अप्रॉक्स वही कंप्लीट फ़ीस उसकी कितनी रहती है, 25,000 है। ठीक है। तो या फिर अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं या फिर फार्मा क्लिनिक में फार्मा क्लिनिक जो है उसमें चेंज करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है। कौन सा कोर्स रहेगा, वो टेलीमेडिसिन का रहेगा। ठीक है। तो टेलीमेडिसिन कोर्स में इसमें आपको बताया जाएगा कि आप कैसे मेडिकल स्टोर में को कॉर्पोरेट कह सकते हैं, मेडिकल स्टोर में बेहतर कर सकते हैं, और हेल्थ केयर हो गई या फिर जो इकोसिस्टम कैसे डेवलप कर सकते हैं। और इसमें आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर से ऑडियो या वीडियो पे कनेक्ट हो जाएंगे, जिससे वहाँ पे उस चीज़ के बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। तो ये भी कोर्स जो होता है, इसकी भी फ़ीस अप्रॉक्स वही कंप्लीट फ़ीस 25,000 हो गई। ठीक है। तो अगर कोई इसके बारे में, आप इस कोर्स के बारे में जानना चाह रहे हैं या फिर कोई क्वेरी हो या फिर करना चाह रहे हैं, तो इसमें हम नंबर दे रहे हैं, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है। जो नंबर इसमें दिए रहते हैं उस पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं।
ओके, चलिए ठीक है। तो अब हम आगे बात करने वाले हैं क्यूटेनियस डिप्थीरिया के बारे में। ठीक है, क्यूटेनियस डिप्थीरिया मतलब, क्यूटेनियस का मतलब होता है हमारी स्किन। तो स्किन में अगर वहाँ पे इन्फेक्शन होगा, मेनली जो कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया ही काज करेगी, तो उसको क्या कहेंगे हम, क्यूटेनियस डिप्थीरिया कहेंगे। तो इसमें जो इन्फेक्शन हुआ है, इसमें मोस्ट ऑफ केसेज में क्या रहता है, वहाँ पे जो नॉन टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन्स रहते हैं वो काज करते हैं क्यूटेनियस डिप्थीरिया। ठीक है, नॉन टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन का मतलब मैंने बताया था जिसमें क्या हो, जो टॉक्सिजीन हो वो एब्सेंट हो। तो जो टॉक्सिजीन जब एब्सेंट रहेगा तो जो डिप्थीरिया है ये एक्जोटॉक्सिन से प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, और जब एक्जोटॉक्सिन से नहीं प्रोड्यूस होगा तो वहाँ पे जो सिस्टमिक डिजीज होंगी, सीवियर सिस्टमिक डिजीज होती हैं, वो काज नहीं होंगी, केवल वहाँ पे इस क्यूटेनियस डिप्थीरिया काज होगी। ठीक है, वहाँ पे सुपरफिशियल जो स्किन रहती है, स्किन पे वहाँ पे डिजीज काज होती है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है काजेटिव स्ट्रेन्स मोस्टली नॉन टॉक्सिजेनिक कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से बैक्टीरिया मोस्टली, कौन सा स्ट्रेन कह सकते हैं, सब स्पीसीज़ कहते हैं जो क्यूटेनियस डिप्थीरिया काज करती है, वो नॉन टॉक्सिजेनिक कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया होते हैं। अब काजेज सुपरफिशियल नॉन हीलिंग अल्सर विथ ग्रे ब्राउन मेम्ब्रेन। तो जो जब सुपरफिशियल स्किन पे काज होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एक जो सुपरफिशियल एपिडर्मिस होती है वो जब इन्फेक्ट होगी तो वहाँ पे अल्सर का फार्मेशन हो सकता है, या फिर नॉन हीलिंग अल्सर हो सकता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, जो अल्सर होगा, अल्सर की सरफेस पे क्या होगा, एक ग्रे ब्राउन मेम्ब्रेन का फार्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो जिसको हम स्यूडो मेम्ब्रेन कहते थे। तो इस मेम्ब्रेन में रहेगा, किससे मिलके बनी रहती है, तो डेड टिश्यू बताए थे। ठीक है, इन्फ्लामेटरी सेल्स हो गई, बैक्टीरिया हो गई, जितनी भी हमारी WBC प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे रहती हैं। ठीक है, जिसके कारण हम क्या कर देंगे, वहाँ पे इसको पहचान सकते हैं। तो क्या होगा वहाँ पे, अब कॉमन साइट ऑफ इन्फेक्शन कौन कौन सा रहता है, तो कॉमन साइट, बहुत सारे कॉमन साइट रहते हैं जहाँ पे इन्फेक्शन का। अब इसमें होता क्या है, स्किन अल्सर हो जाता है, या फिर नॉन हीलिंग अल्सर बताया, ग्रे ब्राउन मेम्ब्रेन का फार्मेशन होगा, ये सारे सिम्टम्स वहाँ पे अपीयर होंगे। अब कॉमन ऑन एक्सट्रीमिटीज़, मोस्ट कॉमनली ये होता कहाँ पे है, तो कॉमन ऑन एक्सट्रीमिटीज़, आर्म, लेग्स, मोर देन ट्रंक और हेड। ट्रंक और हेड की अपेक्षा आर्म और लेग में ज़्यादा होगा। तो क्यूटेनियस जो डिप्थीरिया होगा सबसे कॉमन कहाँ पे रहेगा, आर्म और लेग रीजन में रहेगा। ठीक है, इसके बाद ट्रंक और हेड रीजन भी अफेक्ट होंगे। ठीक है, लेकिन ट्रंक और हेड रीजन पे क्या रहता है, ये कम होता है। आर्म और लेग रीजन पे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होता है। अब अकरेंस एट साइट ऑफ माइनर ट्रामा। ठीक है, तो अगर साइट माइनर ट्रामा आर बरीज, तो मेनली होता क्या, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया मोस्टली ये क्या होगा, इंटैक्ट या स्किन के को इन्फेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन जब स्किन पर ये यहाँ पे माइनर ट्रामा या स्क्रैचेज पड़ गए, एब्रेशन हुआ है, बरीज हुआ, कुछ भी हुआ, या इंसेक्ट ने बाइट किया, तब ये बैक्टीरिया क्या करता है, वहाँ से बॉडी में इंटर कर जाएगा। और जब बॉडी में इंटर कर जाएगा तो वहाँ पे स्किन इंजरी काज करेगा, इन्फेक्शन काज करता है। तो एंट्री पॉइंट कब बनता है, जब कहीं पे स्किन में एब्रेशन होता है, या फिर कहीं पे कट लग गया, फिर कोई ट्रामा की कंडीशन हुई, या फिर किसी इंसेक्ट ने बाइट किया, तो उस कंडीशन में वो वहाँ पे इंटर कर जाता है। अब जब इंटर कर जाएगा तो वहाँ पे क्या क्या सिम्टम्स अपीयर होंगे, जाके पेन, टायर्डनेस, एथीमा और एक्सुडेट। तो मेनली अल्सर या इन्फ्लामेशन होगा तो उसके कारण वहाँ पे क्या हो सकता है, टेंडरनेस हो सकती है, मतलब वहाँ पे जो वहाँ पे वुंड की कंडीशन हुआ है वहाँ पे अगर हम छूते हैं तो उसकी वजह से वहाँ पे पेन होगा, मतलब लोकल इन्फ्लामेशन होगा। इसके अलावा एरिथ्मिया की कंडीशन हो सकती है, मतलब जो स्किन है, स्किन में रेडनेस हो जाएगी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी, मतलब इन्फ्लामेशन हो जाएगा। एक्सुडेट में वहाँ पे फ्लूइड का कह सकते हैं वहाँ से रिलीज होने लगता है। ठीक है, तो पस हो जाएगा या डेड सेल का फार्मेशन होगा, तो अल्सर वहाँ पे कह सकते हैं मॉइस्ट अल्सर का कंडीशन डेवलप होती है। तो ये सारी कंडीशंस वहाँ पे हो सकती हैं। नेक्स्ट है मे परसिस्ट फॉर वीक टू मंथ्स। अब जो क्यूटेनियस डिप्थीरिया है, वो जो क्यूटेनियस डिप्थीरिया के कारण जो वहाँ पे अल्सर हुआ है वो जल्दी से कह सकते हैं वो जल्दी ठीक नहीं होता है। कारण क्या है, वहाँ पे कई मंथ लग सकते हैं या फिर कई वीक लग सकते हैं।
कारण क्या है उसका मैंने बताया, पुअर हाइजीन्स हो सकता है, या फिर ट्रीटमेंट उसका डिले कर दिया है, या फिर वहाँ पे फिर से इन्फेक्शन हुआ है, रिपीटेड इन्फेक्शन हुआ हो गया है, ठीक है, या फिर पुअर डाइट न्यूट्रिशन हो गया। तो इस कंडीशन से क्या होती है, वहाँ पे जो हीलिंग की प्रॉपर्टी होती है वो स्लो हो जाती है। अब जब हीलिंग की प्रॉपर्टी स्लो हो जाएगी तो क्या होगा, वहाँ पे जो ट्रीटमेंट होगा या फिर जो कह सकते हैं जो डिजीज़ होगी, जो क्यूटेनियस डिप्थीरिया होगी, उसको टाइम ठीक होने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कैन एपिडर्मिस और पुअरलिस, तो ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है सिस्टमिक टॉक्सिसिटी इज़ रेयर बट इट मे बी इंड्यूसेस नेचुरल इम्यूनिटी। मेनली होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो स्ट्रेन्स रहते हैं नॉन टॉक्सीजेनिक होंगे, तो इसलिए वहाँ पे जो टॉक्सिन्स होंगे ब्लड में इंटर नहीं कर पाते हैं, बहुत कम जाएंगे या बहुत कम होंगे, ठीक है। इसी कारण से वहाँ पे जो सिस्टमिक डिजीज, जैसे मैंने बताया था मायोकार्डाइटिस, न्यूराइटिस या किडनी डैमेज जैसी कंडीशंस वहाँ पे बहुत ही रेयर केस में होती है, ना के बराबर होती है, ठीक है। तो वहाँ पे जब ये नहीं होगी तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर जब इन्फेक्शन काज होगा तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट, क्योंकि उसके एंटीजेंस होते हैं, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में क्या बनेंगे, इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैन काज एपिडर्मिस इन पुअर इम्यूनाइज्ड एरिया। तो ये मोस्टली कहाँ पे काज होती है, तो ऐसी कम्युनिटी या ऐसे एरिया जहाँ पे कह सकते हैं वैक्सीनेशन कवरेज कम हो, यहाँ पे जहाँ पे कह सकते हैं वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वहाँ तक नहीं पहुँचा है, ठीक है। तो वहाँ पे जो क्यूटेनियस डिप्थीरिया होती है, इसके स्प्रेड होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। और वहाँ पे स्किन में अल्सर या फिर जो स्किन में अल्सर हुआ है उसमें जो बैक्टीरिया रहेंगी वो कंटिन्यूस ज़्यादा समय के लिए वहाँ पे सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे मेनली कारण क्या रहता है, तो ऐसी एरिया जहाँ पे पुअर सैनिटाइजेशन हुआ है, या फिर जो ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन हो गई वहाँ पे, ठीक है, और वहाँ पे लो वैक्सीनेशन कवरेज है, तो उस ऐसी जगह पे क्या होता है, वहाँ पे ये काज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मोस्टली जो ट्रॉपिकल रीजन रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन काज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। ओके, तो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं इसकी, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। ओके क्लास, तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।